हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएमए जोधपुर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ये आपके बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी के यूनिट 1 का पहला चैप्टर रहा, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में हमें डिस्कस करना है। हमें क्लासिफिकेशन और लाइफ से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो होप कि ये बेटा चैप्टर आपके काम में आए, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए बायोलॉजी के। स्टार्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ में हमें क्या समझना है, इसके दो कंसेप्ट आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं बच्चों। एक तो लाइफ क्यों जरूरी है धरती पे, तो वो थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट हो जाता है। और एक पॉइंट आता है कि किसे हम लिविंग बीइंग बोलें, व्हाट इज लिविंग, किसे लिविंग बोला जाए। तो उसी क्रम में पढ़ने में बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ में। सबसे पहले एक वर्ड आएगा हमारे पास बेटा बायोलॉजी। एंड व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। जब हम लाइफ फॉर्म्स समझ पाएंगे तभी हम बायोलॉजी को समझ पाएंगे। तो हम बायोलॉजी पढ़ने से पहले लाइफ फॉर्म्स को पढ़ते हैं बेटा, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो यहाँ पे बेटा एक वर्ड आता है हमारे पास, लिविंग बींग्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एनिमेट। एंड नॉन लिविंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इनएनिमेट। तो इसी क्रम में बेटा व्हाट इज लाइफ, एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो लाइफ में दो पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा, पर्पस ऑफ लाइफ एंड लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, कि किसे हम लिविंग बोले, किसे हम नॉन लिविंग बोले। तो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ अगर हम बात करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ, तो ये फिलोसफिकल है। बायोलॉजी से इसका कोई अभी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। फिलोसफिकल मतलब कि ये सोचने के ऊपर है, बहस का मुद्दा है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है, तो इससे हम अपने कंसेप्चुअल नॉलेज से समझ सकते हैं कि क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग? लिविंग को समझने के लिए बेटा हमारे एनसीईआरटी में 5 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। उन 5 कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पे बेटा आपको मेंशन करके दिखाया है, आपके सामने नोट किया है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 5 कैरेक्टर्स हैं। ऐसे लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सेवरल कैरेक्टर्स। लेकिन मैंने क्या यूज किया बेटा, ओनली 5 विच आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी पे हमें ज्यादा फोकस करना बेटा नीट के एग्जाम के लिए। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी क्लासिफाई कर रहा है as a not the defining property or character of feature। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैसा मतलब कि आप ग्रोथ जहां कहीं भी देख रहे हो, आप 100% नहीं बोल सकते हो कि ये लिविंग है। जहां कहीं भी आपको रिप्रोडक्शन दिख रहा है, वहां पे आप नहीं बोल सकते हो कि ये लिविंग है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, जहां भी रिप्रोडक्शन दिख रहा है उसे हम लिविंग बोल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लिविंग है जहां रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रही। फिर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये किसी नॉन लिविंग में नहीं होता है और ये सभी लिविंग में होता है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बोला गया है। ठीक है, फिर भी हमारे पास 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट्स है बेटा। तो चलिए इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आता है बेटा हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या बेटा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। इन 2 पॉइंट्स को मैंने एरो दिखाकर लिखा, देखिए बेटा, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, आपको पहले ही चैप्टर के पहले पेज में लास्ट 2 लाइंस में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर को ट्विन कैरेक्टर बताया गया ग्रोथ का, मतलब ग्रोथ के 2 कैरेक्टर हैं। मैंने उसमें एक और ऐड कर दिया बेटा, इंक्रीज इन साइज। साइज भी इंक्रीज करता, वो भी बेटा ग्रोथ काउंट किया जा सकता है। चलिए ग्रोथ का डेफिनेशन क्या हो गया यहाँ पे बेटा, तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स और इवन ऑफ इंडिविजुअल सेल। एक सेल बढ़ता है या कोई पार्ट बढ़ता है या ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये ग्रोथ है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता बेटा ग्रोथ का रिजल्ट क्या है। ठीक है, ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। शरीर में किसी भी लिविंग बॉडी में बेटा मेटाबॉलिज्म चलता है, एंड ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या बेटा, सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड
एनाबॉलिज्म। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं इस बात पे बेटा, सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में जब एनाबॉलिज्म के बारे में हम बात करते हैं, एनाबॉलिज्म मीन्स बॉडी में अगर बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते हैं, छोटे होते हैं, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा बेटा, यहाँ पे देखिएगा कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को एरो से अप एंड डाउन दिखाया है। एनाबॉलिज्म जब आपके बॉडी में ज्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा, तब आपकी बॉडी में ग्रोथ दिखेगा, तब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि एनाबॉलिज्म का ही रिजल्ट है मेनली ग्रोथ बनना। अगर बॉडी में डिग्रेडेशन चल रहा है, अगर एनाबॉलिज्म कम हो रहा है, कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो निगेटिव ग्रोथ होगा। जैसे क्या बोलेंगे, निगेटिव ग्रोथ, मतलब कि आपकी बॉडी में फैट टूटे, प्रोटीन टूटे, कार्बोहाइड्रेट टूटे, तो आप लीन एंड थीन होते जाओगे, पतले होते जाओगे। हाँ, हाइट तो नहीं घटती है बेटा जनरली, ठीक है, जब तक कि हड्डियां ना टूटे, ठीक है, लेकिन बॉडी में फैट कम होगा, प्रोटीन कम होगा, तो हमारी विड्थ कम होगी, हमारी बेटा वेट कम होगा, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा क्या, निगेटिव ग्रोथ। लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ को ही लिविंग कैरेक्टर्स का, लिविंग बीइंग्स का लिविंग कैरेक्टर माना गया है जनरली। निगेटिव ग्रोथ काउंट नहीं किया जाएगा एज ए लिविंग, ठीक है, क्योंकि डिके करना भी किसी सब्सटेंस में, डेड एनिमल में भी बेटा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है, वो भी डिके कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे बेटा टाइप ऑफ ग्रोथ को हम जरा समझते हैं बेटा। दो तरह के ग्रोथ हो गए, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। पहाड़ है एक, रेत का टीला है, सैंड ड्यून जिसे आप बोलते हो, उसके ऊपर भी रेत जमा होते जाएगा बेटा, और वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो वो भी ग्रोथ हो गया। तो क्या इसे आप लिविंग बोलोगे? नहीं, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। जब भीतर से ग्रोथ हो उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपको बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये याद रखिएगा, भीतर से जो ग्रोथ होता है, बाहर से नहीं। हमारे शरीर पे मैल की एक परत जम जाए, उसे हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। मिट्टी की एक परत जम जाए, उसे आप ग्रोथ नहीं बोलोगे। लेकिन भीतर से इंटरनली अगर ग्रोथ हो रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, सेल में प्रोटीन बढ़ रहा है, तो इसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ इज लिविंग कैरेक्टर। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आउटसाइड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये नॉन लिविंग्स में होगा, माउंटेन्स में होगा, ठीक है, सैंड ड्यून्स में होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं बेटा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट मतलब कि बेटा जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है कि ये कहां तक बढ़ेगा। तो प्लांट्स में फिक्स नहीं होता। आपने एक तुलसी का पौधा लगाया घर में, तो क्या आप बोल सकते हो कि इसी हाइट तक बढ़ेगा, या इसकी डाली इधर से ही निकलेगी, इधर को ही जाएगी, इतनी ही लंबी होगी? एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यहां से मैंने पत्ते तोड़ दिए तो यहां से नया पत्ता ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, यहां से नया पत्ता ग्रो करेगा, ये कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब कि रैंडम तरीके से बेटा प्लांट्स में ग्रोथ होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। मैंने फिर बोला बेटा रैंडम होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। और प्लांट्स में भी जो ग्रोथ होता है वो बिल्कुल रैंडम नहीं होता, उसका भी एक फिक्स पैटर्न होता है। लेकिन एनिमल्स में ये पैटर्न बेटा बहुत ही कंसाइज होता है। जैसे हमारी एक फिंगर टूट गई, कट गई यहां से बेटा, तो ऐसा नहीं कि छोटा सा फिंगर का बड यहां से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी ग्रोथ होगा हमारी बॉडी में या किसी एनिमल बॉडी में, वो एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में होगा और प्रोपोर्शनेट टाइप में होगा। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, डिफाइंड ग्रोथ नहीं होती। बच्चे ये बात समझ में आई होगी। किसी भी तुलसी के प्लांट को या किसी भी प्लांट को आप कट करके देखिए बेटा, उसमें बिल्कुल अलग अलग तरीके के ग्रोथ पैटर्न दिखेंगे, ठीक है। अगर आप एपाइकल पार्ट को कट कर दो बेटा, बिल्कुल प्लांट के एपेक्स को तोड़ के निकाल दो, आप देखोगे नीचे से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस, जो कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। जब हम प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में समझेंगे क्या होता है अपाइकल डोमिनेंस, क्या होता है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। वहां भी भैया ग्रोथ डिटरमाइंड हो रहा हार्मोन से। हमारे में बेटा अगर एनिमल्स में बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमने भैया बाल यहां से काट दिए तो भैया यहां से बाल आने शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर सिर के किसी पार्ट को बेटा हमने काट दिया, यहां से भैया स्किन काट के हटा दिया
ठीक है, तो बॉडी किसी और पार्ट में स्किन ग्रो करना शुरू कर जाता है या कोई और ग्रोथ का पैटर्न दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या किसी और दूसरे एनिमल में भी ऐसा नहीं होता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ का होना और रिप्रोडक्शन का होना एक म्यूचुअल इवेंट है। मतलब कि जब ग्रोथ होगा तो प्लांट रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेगा, जब रिप्रोडक्शन होगा तो फिर से भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि दोनों ही पैरेलल या फिर अल्टरनेट टाइप में चलती हैं। जैसे ह्यूमन का ग्रोथ होगा तो भैया वो एडल्ट बनेगा और एडल्ट रिप्रोड्यूस करेगा, एडल्ट रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू लिविंग बींग्स आएंगे बेटा, मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स आएंगे और ऑफस्प्रिंग फिर से ग्रोथ करेंगे। मतलब देखो ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में आपको बेटा एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ये याद रखिएगा बेटा, ये डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ ग्रोथ बोला जा रहा है तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। सिर्फ अगर बोला जा रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है कि ग्रोथ, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये याद रखिएगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ, भीतरी ग्रोथ होता है तो वो हर एनिमल में, हर प्लांट में, हर ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन सिर्फ ग्रोथ नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन, सेकंड कैरेक्टर पे आते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे बेटा क्या, कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप सभी जानते हो, कोई भी स्पीसीज अपने नंबर को बेटा मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है, अपने नंबर को बढ़ाएगा, उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अपने नंबर को फिर से दोबारा लाना। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहेगा, ठीक है, कोई भी स्पीसीज चाहेगा, स्पीसीज मतलब कि आप सभी जानते हो बेटा, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम स्पीसीज फाइनली बोलते हैं। स्पीसीज के बारे में इन डिटेल हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द नेक्स्ट चैप्टर टू योर एनसीईआरटी सिलेबस। यहां देखते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करेंगे तो जो प्रोजेनी होंगे, मतलब जो बच्चे आएंगे, वो मोर और लेस सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, और यहां मेन फंक्शन होगा कि वो मेंटेन करें अपने स्पीसीज नंबर को। कौन? जहां मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका दो गोल रहेगा बेटा कि प्रोजेनी में अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन किए रहना, मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, एंड मेंटेन दी प्रोजेनी मेंटेन दी स्पीसीज नंबर। प्रोजेनीज स्पीसीज के नंबर को मेंटेन करते हैं। फिर आते बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल है, अमीबा मान लीजिए, तो ये ग्रोथ करे, मतलब साइज में बड़ा हो, तो फिर रिप्रोड्यूस करेगा बेटा। ठीक है, या फिर रिप्रोड्यूस करे और ग्रोथ करे, तो ये दोनों ही वर्ड, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक है, सिनोनिम का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे एक जैसे वर्ड हो जाते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। सेल अमीबा साइज में बड़ा हो रहा, हाँ रिप्रोड्यूस करेगा, टूट के अलग हो जाएगा, दो अमीबा हो जाएंगे। सेल सिंगल सेल अमीबा, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा, मतलब कि ग्रोथ करके रिप्रोड्यूस कर रहा, बिना इंक्रीज किए साइज में, अपने मास में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिम फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ऑल लिविंग में होता है या नहीं होता इसके बारे में हम तुरंत बात करेंगे, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग भी हैं बच्चों जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, जैसे कि हिनी, म्यूल। हिनी और म्यूल, जिन्हें हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं, याद रखिएगा, ये बेटा हॉर्स और डोंकी के इंटरब्रीडिंग से आते हैं। ठीक है, अगर हॉर्स और डोंकी ब्रीड करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग हुई यहाँ पे बेटा, ठीक है, दो स्पीसीज को बेटा ब्रीड करवाया गया, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, हॉर्स एंड डोंकी, इनको ब्रीड करवाया गया, तो क्या आते हैं बच्चों, हिनी और म्यूल। हिनी और म्यूल अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनको कब हिनी बोलेंगे, कब म्यूल बोलेंगे, ये अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, जिन्हें हम बाद में आराम से पढ़ेंगे। हिनी किसको बोलेंगे, म्यूल कब बोलेंगे। ठीक है, इनमें मदर जब चेंज हो जाएंगी, मदर की मदर अगर डोंकी है, मदर अगर हॉर्स है, तो उनमें बेटा नाम बदलता रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि म्यूल और हिनी फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये सेक्सुअली ब्रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग तो है, नो डाउट लिविंग है बेटा।
मैं इनका एग्जांपल दे दूं कहाँ मिलते हैं बेटा, जब आप सुनते हो या केदारनाथ या फिर वैष्णो देवी, वहां पे देखोगे कि जो खच्चर जा रहे हैं सामान ढो रहे ऊपर लेके जा रहे हैं पहाड़ में, वो गधे नहीं है और वो घोड़े नहीं है, ठीक है, वो दोनों के क्या है बेटा, हाइब्रिड है, क्योंकि घोड़े जैसी ताकत है उनके पास और गधे जैसा दिमाग है, मतलब कि कम सोचेंगे। घोड़े को अगर लेके आप पहाड़ पे चढ़ते हो बेटा तो घोड़ा कूदेगा और सीधे आपको खाई में लेके जाएगा, और गधे को लेके जाते हो तो भैया वो छोटे होते हैं, थक जाएंगे जल्दी और आपका सामान नहीं ढो पाएंगे, ठीक है। तो हिनियन म्यूल्स को यूज करते हैं ह्यूमंस अपने बेटा काम में, उनको यूज किया जाता है। लेकिन ये कैसे बनाए जाते हैं बेटा, हिनी और म्यूल कैसे बनते हैं, हॉर्स और डोंकी के इनब्रीडिंग से, इंटरब्रीडिंग से, ठीक है। और ये हाइब्रिड्स हैं, और ये कैरेक्टर्स हिनियन म्यूल्स नेचुरली अकर नहीं होते हैं, इनको ह्यूमन हॉर्स के सीमेन को डोंकी में अगर इम्प्लांट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, या डोंकी के सीमेन को, स्पर्म्स को फीमेल हॉर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिससे क्या बनते हैं बेटा, हिनियन म्यूल बनते हैं। ये कैसे होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसे बोलते हैं, मतलब कि ऐसा ह्यूमन करता है, कलेक्ट करता है हॉर्स से और उसे डोंकी में ट्रांसप्लांट करता है, डोंकी से अगर कलेक्ट किया तो हॉर्स, मदर हॉर्स में इंट्रोड्यूस किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ऐसी टेक्निक बेटा कैटल्स में कॉमन है, आजकल बेटा कैटल्स में ऐसा ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने हिनी और म्यूल के बारे में डिस्कस किया। फिर आते हैं बेटा वर्कर बीज के बारे में। वर्कर बीज के बारे में शॉर्टकट में मैं बात करूंगा। एक मधुमक्खी के छत्ते में अगर बात करो, बी हाइव जिसे बोलते हैं, 3 तरह की हनी बीज रहते हैं बेटा, 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज। नंबर 1 हनी बी इज क्वीन, नंबर 2 इज वर्कर एंड नंबर 3 इज ड्रोन। क्वीन एंड वर्कर के बारे में बात करेंगे तो वो फीमेल होते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे तो क्वीन रिप्रोड्यूस कर सकती है, वर्कर रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वर्कर बीज मतलब कि फीमेल है और इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है बेटा बी हाइव में, छत्ते में, लेकिन फिर भी ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। कौन रिप्रोड्यूस करता, ओनली क्वीन। क्वीन 1 या 2 पूरे बी हाइव में होती हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। वर्कर बीज रिप्रोड्यूस बेटा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो बेटा कॉलोनी को मेंटेन करते हैं और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, एज देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री और इल डेवलप्ड। ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो उनको समझने के लिए आप। इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स बेटा बनते नहीं है, डेवलप नहीं हो पाते हैं, और इनकी कहानी जब हम आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम में, उसमें डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको कि क्यों बेटा वर्कर बीज स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिन्हें हिंदी में बांझ बोलते हैं, मतलब कि बेटा इनफर्टाइल भी बोल सकते हो आप, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा स्टेराइल। स्टेराइल वर्ड मैंने नीचे यूज किया, देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, स्टेराइल। फिर आते बेटा क्लेनेफिंटर सिंड्रोम। मैंने यहाँ पे बेटा शॉर्टकट में लिखा है, के सिंड्रोम लिखा है, आप समझ सकते हो, स्क्रीन पे देखिएगा, के सिंड्रोम फॉर क्लेनेफिंटर सिंड्रोम। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन सुनिएगा ध्यान से बेटा, क्लेनेफिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे इंडिविजुअल जो क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण बनते हैं, क्रोमोसोम्स के गलती के कारण ऐसे इंसान बनते हैं, ये बेटा सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनमें बच्चे नहीं आएंगे। क्लेनेफिंटर सिंड्रोम मेल होंगे लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुपर मेल लिखा गया है, सुपर फीमेल लिखा मैंने बेटा, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सुपर मेल और सुपर फीमेल से ऐसा मत समझना कि ये बेटा बहुत ताकतवर होंगे, ठीक है, सुपरमैन होंगे, नहीं बेटा। XXY अगर कंडीशन है तो इसे मैं बोलूंगा बेटा क्लेनेफिंटर सिंड्रोम, ठीक है। देखिए XY कंडीशन होना चाहिए, यहां क्या मैंने बोला, XXY, 3 क्रोमोसोम आ गए, मिस्टेक है, ओके। फिर सुपर मेल, सुपर मेल में बेटा सुनिएगा ध्यान से बेटा, सुपर मेल में XYY 2 Y क्रोमोसोम है, सुपर मेल, तो इसे मैं बोलूंगा क्या बेटा, कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जेनाइटल्स में इनके स्पर्म अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, या स्पर्म फर्टाइल स्पर्म्स नहीं बनेंगे। फिर सुपर फीमेल, ठीक है, XXX 3 X क्रोमोसोम बेटा, ये भी बेटा फर्टाइल नहीं होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, स्टेराइल। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये लिविंग बीइंग हैं लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो इन्हें क्या बोलोगे आप, इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। फिर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग के लिए नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन कांट बी डिफाइनिंग फीचर। फिर आता है बेटा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म थोड़ा समझने वाला पॉइंट रहेगा बेटा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को मैं बोल रहा हूं बेटा कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का एक पार्ट, लेकिन याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म वर्ड हम लिविंग के लिए ही यूज करते हैं, नॉन लिविंग में ये वर्ड यूज ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
लेकिन फिर भी समझाने के क्रम में बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मैं ये बोलूं कि टेस्ट ट्यूब में करवाया जा सकता है। हाँ, टेस्ट ट्यूब में मैं ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं फैट को तोड़ सकता हूं टेस्ट ट्यूब के भीतर। तो टेस्ट ट्यूब क्या लिविंग हुआ? नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब में करवाया जा सकता है, मतलब कि मेटाबॉलिक वर्ड तो एग्जैक्टली लिविंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो टेस्ट ट्यूब क्या लिविंग हुआ? नहीं। तो टेस्ट ट्यूब में वो सारे रिएक्शंस सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है जो कि हमारी बॉडी में है। अब जो मैंने स्टेटमेंट बोला मैं उसे समझाता हूं। सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है मतलब होता है बेटा कि खुद से वो रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। टेस्ट ट्यूब उन सारे रिएक्शंस को, ठीक है, खुद से नहीं कर सकता है, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद से होते हैं। उनको हमारा बॉडी या हमारा सेल खुद से करवाता है, खुद ही रेगुलेट करता है। टेस्ट ट्यूब रेगुलेट नहीं कर रहा है। टेस्ट ट्यूब क्या है भैया कि हम उसे बाहर से कंपोनेंट्स दे रहे हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, उनमें बेटा एंजाइम्स डाल रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तब जाके वो रिएक्शन हो रहा है। तो हाँ, वो लिविंग कैरेक्टर वाले रिएक्शंस को कर रहा है, लेकिन लिविंग नहीं कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला? लिविंग वाले रिएक्शंस हैं, ठीक है, बट नॉट लिविंग। ठीक है, तो लिविंग किसको बोलोगे बेटा? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम लिविंग बोलेंगे जहां पे ये सारे रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग कंडीशन में हो रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटरी कंडीशन में हो रहे हैं। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो यूनिसेलुलर हो, अमीबा हो, या फिर डायनासोर हो, या एलिफेंट हो, या कोई भी हो, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। उनमें मेटाबॉलिज्म बच्चों होता है। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सो मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है? नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, ग्लास देख रहे हो बेटा, क्या इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें बेटा भर दिया क्या? बहुत सारा, मान लीजिए ग्लाइकोजन या स्टार्च भर दिया, और मैं बेटा इसमें स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दूं, और इसे जितना टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को बेटा, उतना टेम्परेचर मैं इसे बाहर से प्रोवाइड करूं, तो इसमें वो रिएक्शंस होंगे, इसमें स्टार्च टूटेगा। लेकिन इस रिएक्शन को हम इन विट्रो रिएक्शन बोलेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा बेटा, और मेरे यहाँ पे भी लिखा हुआ बेटा, आप पीडीएफ में देखोगे, यहाँ पे इन विट्रो रिएक्शन आप देख सकते हो बेटा, जहां पे मैंने लिखा INVITRO। इन विट्रो का मतलब बॉडी से, सिस्टम से बाहर, और इन वीवो जब मैं बोल रहा हूं, इन हाइफन वीवो, VIVO, इन वीवो मीन्स लिविंग सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम के भीतर, हमारी बॉडी के भीतर रिएक्शंस होते हैं, उसे इन वीवो रिएक्शंस बोलेंगे बच्चों। तो इन वीवो रिएक्शंस लिविंग होंगे, इन विट्रो रिएक्शंस नॉन लिविंग होंगे। इन वीवो रिएक्शंस लिविंग होंगे, इन विट्रो रिएक्शंस नॉन लिविंग होंगे, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पे मैंने इन विट्रो रिएक्शन करवाया, और इन विट्रो रिएक्शन में बेटा मैंने चला दिया सारा का सारा, क्या बच्चों? चला दिया इसमें सारा का सारा जो रिएक्शन पार्ट है, बाहर से इसमें कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद से। तो ये सारे कंडीशन चलो चल तो जाएंगे, लेकिन फर्दर ये लिविंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अगेन मैं बोलता हूं सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये सिर्फ लिविंग में होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख के मैं जो एनसीईआरटी की बात गई उसको बोल रहा हूं, ऑल लिविंग रिएक्शंस इन ए आइसोलेटेड कंडीशन। ये आइसोलेटेड कंडीशन है, ऐसे आइसोलेटेड बोलेंगे। आइसोलेटेड मतलब कि हटाया गया है, सेपरेट कहीं करवाया जा रहा। इन एन टेस्ट ट्यूब नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, ऊपर बोल दिया मैंने, नॉर नॉन लिविंग। क्यों बोला गया नॉन लिविंग? क्योंकि ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, याद रखिएगा। नॉट लिविंग बिकॉज, क्यों नहीं लिविंग है? लिविंग नहीं है। ऑल रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कलेक्टिवली टर्म्स एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें या तो कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा या एनाबॉलिज्म हो रहा होगा, ठीक है, या दोनों रिएक्शंस भी हो रहे होंगे, तभी भी हम इसे रिएक्शन बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन बोलेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली वर्ड यूज किया जाता है लिविंग के लिए ही। लिविंग से बाहर इस वर्ड को हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, ये वर्ड ही नहीं बना है। ठीक है, तो मतलब ये डिफाइनिंग वर्ड ही है। नॉट नॉन लिविंग, नॉट नॉन लिविंग मतलब कि लिविंग है ऐसा बोला जा रहा है। तो दूसरे स्टेटमेंट देखिएगा, नॉट नॉन लिविंग बिकॉज, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट नॉन लिविंग मतलब कि लिविंग है। कैसे हम बोल रहे हैं लिविंग है? क्योंकि जितने भी रिएक्शंस में दिख रहे हैं बेटा, वो लाइफ अरेंजमेंट प्रोसेसेस में दिखते हैं, मतलब कि लिविंग में दिखते हैं। दीज रिएक्शंस आर फाउंड इन लाइफ अरेंजमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, जो यहाँ पे हो रहे हैं, जो टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं, वो लाइफ में दिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम अल्टीमेटली क्या बोलेंगे कि लिविंग में ही लिविंग कैरेक्टर्स जो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बताने की, उनमें ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। इनमें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे।
चलिए बच्चों, तो अब आता है बेटा नेक्स्ट कैटेगरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? ध्यान से सुनिएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेल, सेल किसी यूनिसेल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, वो भी सेल से बना हुआ बच्चों। कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बात करें बेटा, वो भी सेल से ही बना हुआ है। अगर मैं बोलूं कि कोई नॉन लिविंग सेल से बना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर एक डेड बॉडी, मृत शरीर, उसमें भी तो सेल है। हाँ बेटा बिल्कुल, डेड बॉडी में सेल्स हैं, लेकिन वो अभी डिकम्पोज हो जाएंगे, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और जब वो डेड बॉडी लिविंग था, सुनिएगा, जब वो डेड बॉडी लिविंग था, तो उसके हर एक सेल मिलकर उसके पूरी बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स मिलकर बॉडी को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। एक वर्ड आप पढ़ोगे होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस को समझाने के लिए मैं बोल दूं बेटा, इसका मीनिंग होता है मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्या होता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट? जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो मैं बेटा बर्थ से लेके डेथ तक 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करना चाहूंगा। ठीक है, ये एक टेम्परेचर के बारे में मैंने बोला बेटा। मैं बोलता हूं ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी मतलब कि सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, तो मेरी बॉडी में जो ऑस्मोलारिटी मेरी बॉडी की वो है बेटा 300 मिली ऑस्मोल, ये यूनिट है बेटा मानकर चलो। तो मैं अपनी बॉडी की ऑस्मोलारिटी 300 मिली ऑस्मोल हमेशा मेंटेन किए हुए रहना चाहूंगा, ना उसे मैं बेटा नीचे गिरने दूंगा ना ऊपर जाने दूंगा। ये रहा बेटा ऑस्मोलारिटी। फिर मैं बात करता हूं बेटा सॉल्ट बैलेंस, फिर मैं सेपरेट बात करूंगा वाटर बैलेंस, फिर मैं बात करूंगा बेटा अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, अबाउट द वाइटामिन। मेरी बॉडी में वाइटामिन की कमी होगी, बॉडी फिर से बेटा उसे कहीं से प्रोक्योर करना चाहेगा। बॉडी में कहीं भी बेटा मान लीजिए टेम्परेचर की कमी हुई, वो बात कर लिया हमने। कैल्शियम की कमी हुई, कैल्शियम फिर से बेटा फूड से लेना चाहेगा बॉडी। कैल्शियम ज्यादा हो गया तो कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कर देगा। तो देखो कैल्शियम को बराबर बराबर मेंटेन कर रहा है, सॉल्ट्स को बराबर बराबर मेंटेन कर रहा है, वाटर को बराबर बराबर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज, हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज जो क्या होता है बेटा 90 to 110 mg पर डेसीलीटर। तो ये एवरेज रेंज है बेटा 90 से लेके 110 मिलीग्राम पर 100 ml, तो इसको बोलते हैं पर डेसीलीटर। 100 ml के लिए पर डेसीलीटर। इस पार्ट में 100 डेसीलीटर में जो ग्लूकोज का अमाउंट है, ये बेटा एक रेंज में है, ना इससे नीचे जाने देगा बॉडी, ना इससे ऊपर जाने देगा। नीचे जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन खराब है, बॉडी का डेथ हो सकता है, बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। हाइपरग्लाइसेमिया 110 से 130 से ऊपर जाता है बेटा, तो डायबिटिक कंडीशन, याद करो बेटा डायबिटिक कंडीशन बेटा खतरनाक होता है, शरीर सर्वाइव करने में बेटा दिक्कत दिखाएगा। और ऐसा कंटिन्यूस मेंटेन रहा, कंटिन्यूस हाई ग्लूकोज रहा, तो बॉडी की डेथ भी हो जाएगी। अगर कंटिन्यूस रहा तो जैसा कि डायबिटीज पर्सन में होता है। तो डायबिटीज वाले क्यों मरते हैं भैया? हाई ग्लूकोज के कारण ही। और डायबिटीज के पेशेंट अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं बाहर से, तो ठीक है, तो बॉडी जब फेल हो जाता है तब भैया हमें मेडिसिन लेना पड़ता है। जैसे हमें फीवर हो गया तो बॉडी फेल हो गया 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना। ठीक है, तो बॉडी क्या कर रहा है बेटा, उसके बाद से हमें बाहर से एंटी पैरालिसिक ड्रग्स लेने पड़ते हैं, पैरासिटामोल, जो क्या करता है बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है। और हमें ऐसा करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे, हम होम्योस्टेसिस को नहीं मेंटेन करेंगे बॉडी में, तो बॉडी खत्म हो जाएगा। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो होम्योस्टेसिस तो अलग टॉपिक रहा बेटा, होम्योस्टेसिस के बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करता है होम्योस्टेसिस। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म बता दो कि जिसमें सेल्स नहीं हो, तो वो लिविंग भी नहीं होगा। देखना, कोई ऐसा लिविंग नहीं है जिसमें सेल नहीं है, और कोई ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें सेल हो। So cellular organization is a defining feature। बच्चों समझ में आया? Cell as the structural and functional unit of life, सेल को बेटा हम structural and functional unit of life बोलते हैं। ठीक है, ये structural and functional unit of life हो गया बच्चों। अब इसके बाद से बात करते हैं to the next part कि all living organisms are composed of cells, ये भी बात किया हमने बेटा। फिर यहां बात करते हैं unicellular organisms are capable of independent existence and perform all essential functions of life। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्रोटोजोन्स जितने भी हैं, वो सब क्या करते हैं बेटा, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं कि अमीबा को आप खाना खिलाने जाते हो, ऐसा नहीं कि आप अमीबा को पानी पिलाने जाते हो, ऐसा नहीं कि बेटा अमीबा में बेटा ऑस्मोलारिटी आप मेंटेन करने जाते हो या फिर किसी और से मेंटेन करवाता है, वो खुद करता है।
मतलब कि वो अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखता है, अपने इसेंशियल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, हर कुछ वो खुद से कर रहा है बेटा, एक यूनिसेलुलर होने के बावजूद। तो वो क्या हो गया बेटा? लाइफ हो गया। ठीक है, एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल, एक कंप्लीट सेल से कोई भी चीज अगर छोटी है, जैसे कि गोल्गी बॉडी, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इन सबको बोलते हैं क्या बेटा हम लोग? सेल ऑर्गेनेलिज, सेल के ऑर्गन, सेल ऑर्गेनेलिज। ये खुद का एग्जिस्टेंस नहीं शो कर पाते हैं, ये खुद अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गोल्गी बॉडी को सेल से बाहर निकालो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइव नहीं करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकालो, सर्वाइव नहीं करेगा। न्यूक्लियस को बाहर निकालो, सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब कि सेल एक मिनिमम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अकेले सर्वाइव कर सकता है। ओके, सो एनी स्ट्रक्चर लेस देन कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये इंडिपेंडेंट लिविंग रहेगा वो, ऐसा इंश्योरेंस कहीं नहीं दिखा, ऐसा भी लिविंग पार्ट कहीं नहीं दिखा। हेंस द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ all living organisms, fundamental structure and fundamental unit of all living organism is cell. Okay, so the next part आता है बेटा consciousness। अगला हमारा टॉपिक रहता है बेटा consciousness। ठीक है, तो कॉन्सियसनेस के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, आप अपने सराउंडिंग पार्ट को अगर सेंस कर पा रहे हो, इन्वायरमेंट से मिलने वाले स्टिमुलाइज को, स्टिमुलाई का मतलब होता है डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ लाइट, जैसे मेरे अभी आईज पे लाइट आ रहा है तो मैं इसे रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, हाँ मुझे लाइट दिख रहा है। ठीक है, मैं लाइट के लिए कुछ भी इफेक्ट दिखा रहा हूँ बॉडी में, यस सर नो। मुझे साउंड सुनाई दे और मैं ऐसे गर्दन बेंड करूं, ठीक है, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस। मैं उस स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स दिखा रहा हूं। ओके, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूं इसी में बेटा। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बेटा कोई पिन प्रेक करे, पिन से बेटा चुभे, तो मैं हाथ हटाऊंगा, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस। तो हर एक ऑर्गेनिज्म बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिवनेस शो करता है, कॉन्सियसनेस शो करता है। ठीक है, और ये बेटा डेड बॉडी में नहीं मिलती है। डेड बॉडी को आप प्रिक करो, काटो, ठीक है, धूप में रखो, छांव में रखो, उसे बेटा उसकी रिस्पॉन्सेज नहीं दे पाता, इसीलिए उसको नॉन लिविंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिला कि डेड बॉडी को क्यों डेड बोला जा रहा है, क्योंकि वो कॉन्सियसनेस नहीं शो करेगा। रुकिएगा रुकिएगा, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्सियसनेस। अब किन किन तरह के स्टिमुलाइज के लिए हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है? तो फिजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, ये तीन तरह के स्टिमुलाई के नाम मैंने बताया बच्चों आपको, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो यहां मैं बात करूं बेटा कि प्लांट से अगर आप बोलो बेटा कि प्लांट्स क्या सर इन स्टिमुलाइज के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, क्या प्लांट्स को आप प्रेक करो तो वो उसके अकॉर्डिंग बेटा रेस्पॉन्ड करते हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, मैं छुई मुई की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं टच मी नॉट प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, उसे तो आप सभी जानते हो कि हाँ टच किया तो उसके लीफ क्लोज हो जाते हैं। छोड़ दो बेटा, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर आप किसी प्लांट को छाए में रखो, अब बचपन में भी पढ़े होंगे बेटा कि हमने अगर शेड में रखा और सामने एक खिड़की है तो देखोगे उस प्लांट का बेटा बेंडिंग खिड़की की साइड में होता है, मतलब कि प्लांट लाइट के तरफ बेंड होना चाह रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड लाइट, मतलब ये लाइट के लिए रेस्पॉन्स दिखा रहा है। रूट्स जो होंगे प्लांट के बेटा वो पानी की तरफ भागेंगे, सॉइल के नीचे जाएंगे बेटा, मतलब कि वो क्या है बेटा, सॉइल के लिए क्या है, रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं। सॉइल जहां मिल रहा है, अंधेरा जहां मिल रहा है उधर भागेंगे, लाइट से दूर भागेंगे रूट्स, कभी भी बाहर नहीं आते रूट्स, लाइट वाले कंडीशन में नहीं आते, लाइट से दूर जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बेटा कि जो स्टेम पार्ट होता है या जो शूट पार्ट होता है प्लांट का, ऊपर वाला पार्ट शूट कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट रूट कहलाएगा। तो प्लांट का जो शूट पार्ट रहेगा वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ भागेगा, और जो रूट पार्ट होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा, सॉइल की तरफ भागेगा, अर्थ की तरफ भागेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक या पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पे मैंने बेटा तीनों वर्ड लिखे, एक वर्ड को छोड़ दीजिए, फोटोपेरिडिज्म, जिसे मैं अभी समझाने वाला हूं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये आपने क्लास 8-9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं बच्चों कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स देते हैं, लेकिन स्लो रेस्पॉन्स होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स कैसा होता है उनका, प्लांट्स का स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो उसे हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमें कैसा होता है भैया, ये ऑल ऑफ सडन होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, रुकिएगा, तो प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए बेटा रेस्पॉन्ड करते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। अब एक वर्ड आता है बेटा फोटोपेरियोडिज्म।
फोटो मतलब लाइट एंड पीरियोडिज्म मतलब टाइम, मतलब कि लाइट ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन। अगर लाइट 1 घंटे के लिए किसी प्लांट पे आ रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, 10 घंटे के लिए आ रहा है एक दिन में तो उसका क्या रिजल्ट होगा। आप सभी जानते हो बेटा कि समर्स में ही मैंगो होता है, ठीक है, एंड बेटा सम सीजन में ही बेटा आंवले का बेटा फल आता है मार्केट में, कुछ सीजन में ही बेटा कुछ फ्रूट्स आते हैं, कुछ सीजन में ही कुछ फ्रूट्स आते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, हाँ या ना। डॉग एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, स्क्वायरल एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। मैं ह्यूमन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। ह्यूमन में पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्शन बेटा एक लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, मतलब कि ये पूरे 1 ईयर का बेटा रहता है। मतलब कि ये ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो हम सीजनल ब्रीडर्स नहीं है, हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स है, ठीक है। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कुछ एनिमल सीजनल ब्रीडर है। तो भैया उन सीजनल ब्रीडर्स में कैसे पता चलता है कि भैया विंटर सीजन है या समर सीजन है या ये ऑटम सीजन है या अलग अलग सीजन्स हैं, ठीक है। तो सीजन्स के भैया ड्यूरेशंस या पीरियड कैसे पता चलता है उनको, लाइट ड्यूरेशन से बच्चों, ठीक है, क्योंकि सन का जो रेडिएशन है वो हर महीने चेंज होता रहता है, ये सभी आप जानते हो बेटा। समर्स में जो डे टाइम होता है वो लॉन्ग होता है, विंटर्स में डे टाइम छोटा होता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको बेटा। विंटर्स में नाइट ड्यूरेशन ज्यादा होता है, डे ड्यूरेशन छोटा होता है। तो प्लांट्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं बेटा, 3 तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स वैसे प्लांट जिनको बेटा लाइट ड्यूरेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब वैसे प्लांट्स बेटा जो विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं, विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स है। शॉर्ट डे कब होता है भैया, विंटर्स में होता है, छोटा दिन होता है, छोटे दिन के कारण ही उनमें फ्लावरिंग होती है। उनको अगर लंबे लाइट में रखोगे तो फ्लावरिंग ही नहीं करेंगे, मतलब कि वो बाहर के स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे विंटर्स में जो आपके गार्डन है या फिर बहुत लोग गार्डनिंग के शौक रखते हैं बेटा, उनको देखोगे कि बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं अपने गार्डन में, ठीक है। तो वो फ्लावर्स एग्जैक्टली विंटर्स में क्यों होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा जो हम घर में लगाते हैं वो विंटर्स में हो रहे हैं मैक्सिमम। आप गेंदे के कुछ ऐसे वैरायटीज हैं जो घर में आप लगाते हो लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होते बेटा पूरे साल भर, विंटर्स में लेकिन होते हैं। तो वो विंटर में फ्लावरिंग करने वाले बेटा मेरीगोल्ड प्लांट्स है, गेंदे के फूल। गेंदे के ऐसे कुछ फूल होते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, वैरायटीज होते हैं जो पूरे साल फूल देते हैं बेटा, मतलब कि पूरे 12 मंथ्स तक वो फ्लावरिंग करते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे बेटा कि वो इधर डे न्यूट्रल है या फिर क्या है, लॉन्ग डे प्लांट्स है, ठीक है। मैंगो क्या हो गया बेटा, लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि समर्स में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो समर्स में फ्लावरिंग हो रही है, समर्स में फ्लावरिंग हो रही है मतलब कि लाइट ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, तब ये फ्लावरिंग कर रहा है, विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं कर रहा, ओके। तो ये जो कैरेक्टर्स है बेटा मतलब कि लाइट ड्यूरेशन के लिए प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं बच्चों, ये बात आपके समझ में आई होगी। फिर मैं आता हूं बेटा एनिमल्स में। तो एनिमल्स में भी ऐसा होता है, लाइट ड्यूरेशन के थ्रू ब्रेन काम करता है। ब्रेन में एक ग्लैंड होता है बच्चों, पीनियल ग्लैंड, और ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को, जो कि अदर बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अरे भैया जब हम इसे बोल रहे हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे शरीर की घड़ी, तो ये घड़ी चलती कैसे है, इसे टाइम कैसे पता चलता है, तो लाइट ड्यूरेशन से बेटा, सनलाइट से, ठीक है। तो इसके बारे में इन डिटेल हम इंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने दिमाग में चलाते रहिए, ठीक है, एक कौतूहल दिमाग में मचाते रहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस एक हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा, रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से भी थोड़ा ऊपर है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें हाई अवेयरनेस डिग्री दिखती है, ठीक है। हम आज के बारे में ही नहीं, हम स्टिमुलाई के लिए ही नहीं बेटा, हम आज से 10 साल बाद के बारे में भी सोचते हैं, हम कल होने वाले बातों के बारे में भी सोचते हैं, हम मेमोराइज रखते हैं चीजों को, हम फास्ट रेस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। हम बेटा रीजनिंग स्किल्स रखते हैं अपने पास, मतलब कि हम सोचते हैं कि 2 जोड़ 2 4 होता है, और ये चीज दूसरे एनिमल्स में नहीं मिलती है। तो ह्यूमन में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी मिलती है बेटा, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये यूनिक टू ह्यूमन है, सिर्फ ह्यूमन में मिलेगा बेटा, फास्ट रेस्पॉन्स एंड रीजनिंग स्किल।
भाई आज से 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, यही सोचकर आप आज पढ़ाई कर रहे हो बेटा कि हाँ आप नीट एग्जाम निकालोगे, 2 साल बाद आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे, 5 साल की पढ़ाई करोगे, फिर डॉक्टर बनोगे, फिर आप एमडी एमएस क्या क्या पढ़ाई करनी होगी वो करोगे। ये सोचकर ही आप किए होंगे बेटा। क्लास 11 12 में आप इसीलिए एडमिशन ले रहे हो कि हाँ आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो आप आगे की बात सोच रहे हो, और ये सिर्फ इंसान में होती है, ह्यूमन में होती है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। यस नो बच्चों, समझ में आया ये बात आपको? तो इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अलर्ट रहते हैं अपनी बातों के लिए, अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन जब कोई इंसान कोमा में होता है, कोमा अपने सभी ने सुना होगा बेटा, कोमा एग्जैक्टली कंडीशन है बेटा पार्शियल ब्रेन डेड, ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो इंसान कोमा में चला जाता है, उसे ब्रेन डेड या पार्शियल ब्रेन डेड पर्सन बोलते हैं। तो कोमा पेशेंट में क्या होता है, क्या दिक्कत आती है बेटा कि उसे दूसरे मशीन की सहायता से जिंदा रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, मतलब कि हो सकता है उसे सांस नहीं ले पा रहा हो, तो उसे बेटा क्या करना होगा बेटा, एक मशीन के थ्रू सांस ले आएंगे हम लोग, ठीक है, मास्क पहनाएंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। उसके किडनी हो सकता है काम ना करे, या फिर बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स काम ना करे, या फिर हो सकता है काम करे, पार्शियल ब्रेन डेड, तो वो कल भी फिर ठीक हो सकता है, 10 दिन बाद भी ठीक हो सकता है, या कभी ठीक नहीं हो सकता, या 1 साल बाद भी ठीक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हुआ है। क्योंकि न्यूरॉन सेल्स जनरली बेटा डिवाइड नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा, न्यूरॉन सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट रहा मेरा, ठीक है। तो कोमा से रिटर्न आने की पॉसिबिलिटीज नील के बराबर होती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं बेटा कि भगवान जाने क्या होगा, उठेगा नहीं होगा, ठीक है, ये कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये ठीक होगा नहीं ठीक होगा, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन्स रीजनरेट तो नहीं करते, लेकिन रिपेयर करते हैं। अगर एक्सॉन न्यूरॉन का कट गया, एक्सॉन पार्ट आप जानते हो बेटा जिससे इंपल्स कंडक्शन होता है, मैं पूरे सेल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक्सॉन कट हो गया बीच से तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। तो कुछ एक्सॉन्स के कटने के कारण अगर कोमा आया है, ठीक है, मतलब कि कुछ पार्ट डैमेज हुए हैं, एक्सॉन कट गए हैं, ठीक है, न्यूरॉन के जो फिलामेंटस पार्ट हो गए, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, वो कटे हैं, तो फिर से स्वान सेल की हेल्प से रिपेयर हो जाते हैं, रिपेयर होते हैं, रीजनरेट नहीं होते, ठीक है, नया सेल नहीं बनता, वही सेल जुड़ जाता है, ठीक, ये होता है। तो ब्रेन में भी ऐसा हुआ है, कुछ एक्सॉन्स टूटे हैं तो बेटा वो जुड़ जाएंगे, लेकिन नए न्यूरॉन्स 99.99% टाइम बेटा डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं आते नए सेल्स, ठीक है। लेकिन ये बात भी याद रख लो, अभी इसी स्टेटमेंट में बता दूं मैं आपको कि कोर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में कुछ एरियाज हैं जिसे हम बोलते हैं एमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, वहां के कुछ न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं। तो ये अपने नॉलेज में भी डाल लेना बेटा कि सेंटर कोर ऑफ ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स रेयरली डिवाइड करते हैं, एमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस एरिया का नाम बताया, जिनके बारे में डिटेल स्टडी हमें नर्वस सिस्टम चैप्टर में मिलेगा, मैं वहां पे बात करूंगा। लेकिन बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए कोमा वाले पेशेंट्स बेटा जिंदा होते हुए भी लिविंग है, याद रखिएगा लिविंग है, लेकिन उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो कर पा रहे, लेकिन कॉन्शियसनेस है, क्योंकि जिन मेडिसिन से उनको ट्रीट किया जाए, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे रहे हैं उनको बेटा, उन मेडिसिन के लिए वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन मेडिसिन का बेटा वो इंटरनली भी है, उससे ठीक हो रहे हैं, या फिर बेटा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर उसे डायरिया है कोमा वाले पेशेंट को, ठीक है, लूज मोशन हो रहा है, उसे कोई दवा दो तो हाँ भैया वो उसका डायरिया ठीक होता है, मतलब कि उसकी बॉडी में वो मेडिसिन काम कर रहे हैं, मतलब बॉडी रेस्पॉन्सिव है। अगर डेड होगा तो काम नहीं करेगा वो मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस खोया है, कॉन्शियसनेस नहीं खोया उस इंसान का, ठीक है। या हो सकता है वो सुन रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो, ठीक है, या फिर वो देख रहा हो, उसकी आईज, ऑप्टिक नर्व सब कुछ सही है, लेकिन बेटा उसे रेस्पॉन्ड करके उससे बेटा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो आप तक वो। तो बात समझ में आई बच्चों? तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कोमा इज नॉट अ सिंपल थिंग, ठीक है, कि एक वर्ड में से समझाया जा सके, लेकिन बस इतना याद रखना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस कोमा वाले पेशेंट में नहीं होगी, और कोमा वाला पेशेंट भी लिविंग है। हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो बेटा मल्टीपल पॉइंट्स के लिए, मल्टीपल स्टिमुलाइज के लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसे आप जो ऑक्सीजन दे रहे हो बिल्कुल वो उसे इनहेल कर रहा है। मैं कुछ और फैक्टर्स जो लिविंग को डिफाइन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, रेड कलर से यहां पे बेटा लिख रखा हूं, जैसे आप देखेंगे, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अगर सिंगल सेल है तो वो अपने जैसा एक नया सेल बनाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। हम भी भैया ह्यूमंस भी या दूसरे ऑर्गेनिज्म भी अपने जैसे ही लिविंग बीइंग्स को बर्थ देते हैं, ठीक है। इवॉल्विंग होते हैं, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में बेटा इवोल्यूशन चल रहा है। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, हम अपनी बॉडी को खुद से चला रहे हैं, डाइजेशन खुद कर रहे हैं, रेस्पिरेशन खुद कर रहे हैं, ठीक है। सो होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस मैंने समझाया बेटा आपको कि होम्योस्टैसिस शो करेंगे, मतलब कि मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये याद रखिएगा।
देन एडेप्टेशन शो करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। एडेप्टेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आसपास हमारे बेटा बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत वार्म इन्वायरमेंट है, तो उस एरिया में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जिनके पास शारीरिक बनावट गर्म क्षेत्र में वार्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लायक होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि बेटा कैमल, कैमल सिर्फ और सिर्फ बेटा सर्वाइव कर सकता है, कैमल ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, रेत में भी चल सकता है, गर्म रेत पे भी, ठीक है, पानी लंबे समय तक नहीं मिले फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है। अगर इस रेगिस्तान में, डेजर्ट कंडीशन में आप किसी दूसरे एनिमल को, आप बेटा पेंगुइन को लाके रखते रहो बेटा, दूसरे दिन ही वो मर जाए, क्योंकि वो तो आइस से लेके आए हो, आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से लेके आए हो। अगर इस कैमल को ले जाके बेटा पोलर रीजन में रख दो तो वहां पे वो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड को नहीं सह सकता है। तो वही बात है कि ऑर्गेनिजम्स एडेप्टेशन शो करते हैं जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं। एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा कि हम स्टिमुलाई के लिए, मतलब डिस्टर्बेंस जो भी मिलेगा, लाइट, हवा, पानी, ठीक है, उन सब के लिए हम अपना उन स्टिमुलाइज के लिए हम अपना रेस्पॉन्ड शो करेंगे। ये बात आपको समझ में आई। देन बॉडी मॉर्फोलॉजी, हम सभी की एक बॉडी मॉर्फोलॉजी फिक्स होगी। हर प्लांट की मॉर्फोलॉजी, हर एनिमल की मॉर्फोलॉजी, हर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी एक फिक्स होती है। अमीबा की मॉर्फोलॉजी आप जानते हो कि हाँ भैया ये अमीबा की मॉर्फोलॉजी है। आप तुलसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी जानते हो, लेकिन डेड एनिमल की, डेड बॉडी की, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म जो बोल रहे हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, उनकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है। फिर आज इस पेज को मैंने इस मॉर्फोलॉजी में रखा है, मैं इसे किसी भी मॉर्फोलॉजी में बना सकता हूं, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर बना सकता हूं। अभी माउस मेरे पास है, ये डेड है, मैं इसे किसी भी मॉर्फोलॉजी में बना सकता हूं, किसी भी मॉर्फोलॉजी में ले जा सकता हूं। तो ये बेटा लिविंग नहीं है, ठीक है। लिविंग बींग्स की क्या होगी बेटा? फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी होगी। यस और नो? बॉडी मॉर्फोलॉजी फिक्स्ड। एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकी हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि अपने कैरेक्टर्स को एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में लेके जाएंगे, अपने ऑफस्प्रिंग्स में लेके जाएंगे। हमारे जो प्रोजेनीज आएंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म के जो प्रोजेनीज आएंगे, उनमें ये कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।